चलिए भाई, अभी हम लोग रिवीजन करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें चैप्टर वाइज ये देखेंगे कि किस चैप्टर में कौन सी इक्वेशंस और कौन से कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो जो चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं, सबसे पहला चैप्टर तो है पीरियोडिक टेबल, जिसको हम केमिकल पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से बन रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप टू। ग्रुप टू रिलेटिवली इजी चैप्टर है और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रुप 17, और फिर हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, ये तो सबसे आसान चैप्टर है, ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। कैलकुलेशंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है सच। आपके पास जितनी भी है वो थ्योरी है जो आपको याद करनी है। अब याद करने का तरीका ये है कि इक्वेशंस आप लोग आज की क्लास के बाद जितनी भी इक्वेशंस आपको बताई जाएंगी जो आपको याद रखनी है, वो आप एक जगह पे एक पेपर पे एक साथ सारी लिख लो और उसी को फिर रिकॉल कर लेना। ठीक है, अगर अभी हो सकता है तो साथ साथ लिखते जाओ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं मिलेगा। आधी लिखोगे आधी रह जाएगी, तो इससे बेटर है कि जो जो इक्वेशंस अभी बताई जा रही हैं वो इक्वेशंस जो है वो बाद में अपने पास एक पेज पे कलेक्ट करके एक जगह पे लिख के, ताकि रिवीजन आसान हो जाए आपका। केमिकल प्योरिडिसिटी से स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला चैप्टर है केमिकल प्योरिडिसिटी, इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, अच्छा, एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैसे मेजर करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं। जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बनना वो होते हैं ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। तो अगर अच्छा, प्योरिडिसिटी में जो हम जिस ग्रुप को जिस पीरियड को एज एन एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं वो पीरियड 3 है। लेकिन पीरियड 3 तो एज एन एग्जाम्पल लिया हुआ है, यही ट्रेंड पीरियड 2 पे भी लगता है, यही ट्रेंड ट्रेंड आगे वाले पीरियड्स पे भी लगेगा। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखें, और पीरियड 3 सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। तो आर्गन जो है हम एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड में इंक्लूड नहीं करते हैं, पहली बात। और क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन हमने डिस्कस किया होगा, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं है सिलेबस की। बट आर्गन जो है वो ट्रेंड में इंक्लूड नहीं होता है एटॉमिक रेडियस के। अच्छा, बाकी अगर मैं सोडियम से क्लोरीन तक ट्रेंड देखूं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है। और एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होने के रीजन आपसे पूछ सकता है और पूछता है कि क्या क्या रीजन हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने के। तो ये लेक्चर्स में लिखा हुआ है, वहां से देख लेना। एटॉमिक रेडियस भाई इसलिए डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड क्योंकि देखो, ऑल्दो atomic number increases which increases the nuclear charge, but as number of shells stays constant, so shielding effect stays constant. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या रिजल्टेंट न्यूक्लियर चार्ज जो होता है हमारे पास वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि शील्डिंग इंक्रीज नहीं हो रही है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड ड्यू टू कांस्टेंट शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस व्हिच डिक्रीजेस द एटॉमिक रेडियस। सही है। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है, ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है और एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है, व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, लेक्चर में ये सबके पास लिखा हुआ होगा आई होप, नहीं तो फिर बता देना। मैं इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर का जो डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर है वहां से भी देख सकते हो, लेकिन उसका तो टाइम तो नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर भी बता देना, वो मैं किसी स्टूडेंट का लेके आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा जो ट्रेंड हमारे पास है एटॉमिक रेडियस के अलावा वो है आयनिक रेडियस। अब अगर हम बात कर रहे हैं पीरियड 3 की, तो सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक हम लोग पॉजिटिवली चार्ज आयंस की बात कर रहे हैं, कैटाइंस की, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो अगर मैं सोडियम आयन का रेडियस कंपेयर करूंगा उसके सोडियम एटम से, तो सोडियम एटम का ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम आयन। और उसका रीजन ये है कि सोडियम आयन जब बना है तो उसने एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिसकी वजह से एक ऑर्बिटल या शेल कम हो गया। इसी तरह सेम गोस फॉर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो आयनिक रेडियस का ट्रेंड पॉजिटिवली चार्ज आयन के लिए तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, और वो अपने रिस्पेक्टिव एटॉमिक साइजेस से छोटे होंगे।
आयनिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया तो ऑफकोर्स छोटे होंगे अगर तो कैटाइन बन रहा है, लेकिन अगर एनाइन बन रहा है लाइक फॉस्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, तो दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, सो आयनिक रेडियस विल बी ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। फास्फोरस का अगर एटॉमिक रेडियस जो है वो इस वैल्यू पे था, तो फॉस्फाइड आयन का एटॉमिक रेडियस जो होगा वो उससे बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आयन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसका एटॉमिक रेडियस, सॉरी आयनिक रेडियस जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से देयर विल बी एन इंक्रीज इन रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। ये है बात यहाँ तक। तो कैटायनिक रेडियस डिक्रीज होगा, एनायनिक रेडियस भी डिक्रीज होगा, लेकिन इनके अगर रिस्पेक्टिव एटम से अगर मैं इनका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड इसी में बनाऊं, तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ये था, ब्लैक वाला जो बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड आपको पता होना चाहिए वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का अक्सर ग्राफ बनाने के लिए कहता है आपको, शेप बनाने के लिए, और रीजन भी पूछता है कि भाई देखो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। तो जो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है ये तीनों इनमें तीनों में मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटल्स हैं, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में बात हो रही है। तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव जाइंट मेटेलिक लैटिस, so huge amount of energy is required to break many strong electrostatic attractions between metal positive ions and sea of electrons। मेटेलिक बॉन्डिंग ड्रॉ करने के लिए भी आती है, तो वो आप किस तरह से बनाओगे, मेटल पॉजिटिव आयन। रिसेंट ईयर्स में तुमने देखा होगा कि बहुत दफा जो है वो आपसे ये पूछा गया है कि ड्रॉ मेटेलिक बॉन्डिंग, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे करके बनाना, क्योंकि वो डिलोकलाइज्ड होते हैं, और मेटल पॉजिटिव आयंस जो है वो रेगुलरली अरेंज लेयर्स बनेंगी। लेबलिंग इसकी कर देना सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और मेटल पॉजिटिव आयंस। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम से ज्यादा क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम हैव more number of magnesium, each magnesium atom contributes more number of electrons in sea of delocalized electrons, इसलिए मैग्नीशियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम से ज्यादा है। एल्यूमिनियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम से ज्यादा होना चाहिए, और होता है। ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, देखने में लग रही है, लेकिन ये थोड़ी सी एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है इट्स स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। अब अगेन अगर आप मैग्नीशियम और सोडियम को कंपेयर करने का जो आपने एक्सप्लेनेशन लिया है, वही अगर आप एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का लोगे, तो उससे इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है इसके मेल्टिंग पॉइंट में। लेकिन एल्यूमिनियम, अब देखो और भी चीजें एक्शन में होती हैं जो कि हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपसे पूछे कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम, बट एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मेल्टिंग पॉइंट में इतना बड़ा फर्क नहीं है, तो वो रीजन आपसे नहीं पूछने वाला, वो बस आपको ये याद रखना है कि मैग्नीशियम का हायर मेल्टिंग पॉइंट क्यों है सोडियम से। और एल्यूमिनियम का अगर पूछे तो आपने ये कहना है कि एल्यूमिनियम का हायर मेल्टिंग पॉइंट है देन मैग्नीशियम, बट स्लाइटली हायर। हाँ, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है, देखो सिलिकॉन ग्रुप 14 में है, जैसे कार्बन होता है। अब कार्बन आपको पता है एलिमेंटल फॉर्म में या तो वो ग्रेफाइट वाला एलोट्रोप होता है उसका, या डायमंड वाला एलोट्रोप होता है, दोनों में जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। इसी तरह जो सिलिकॉन है वो भी जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है। देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स due to giant covalent structure. So huge amount of energy is required to break many strong covalent bonds. Yeah, many strong electrostatic forces of attraction between positively charged nuclei and negatively charged shared pair of electron. इतना बड़ा लिखने के बजाय अगर सिर्फ ये भी लिख दोगे ना कि silicon has a giant covalent structure, so huge amount of energy is required to break many strong covalent bonds, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा लोअर है, वो सोडियम से भी कम है। जब देखो ट्रेंड बनाने के लिए आता है ना, तो ट्रेंड में थोड़ा सा ख्याल रखना, आप जब बनाते हो ट्रेंड, तो सोडियम और सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट तो नियर अबाउट सेम है, लेकिन आप फास्फोरस का सोडियम से नीचे बनाना। अक्सर बच्चे ट्रेंड बनाते हैं तो वो ये वाला काम तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फास्फोरस को रियलाइज नहीं करते, फास्फोरस को यही छोड़ देते हैं सोडियम से ऊपर। तो ये गड़बड़ नहीं करना, सोडियम से थोड़ा सा नीचे आएगा वो। फास्फोरस का जो, अच्छा फास्फोरस सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, सल्फर भी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, दीज आर सिंपल, इनको हम कहते हैं दीज आर सिंपल
molecular structures, और जो simple molecular structures होते हैं they always have low melting and boiling points. Reason being because molecules have only weak intermolecular forces between the molecules. In case of phosphorus, sulfur and chlorine, they only have temporary dipole induced dipole forces in between the molecules. क्योंकि सारे सेम एलिमेंट है ना, फास्फोरस के मॉलिक्यूल होता है P4, सल्फर का होता है एसिड और क्लोरीन का होता है Cl2। हमने केमिकल बॉन्डिंग में इनकी बॉन्डिंग भी देखी है। फास्फोरस का जो शेप बनता है कुछ इस तरह से बनता है पिरामिडल, और सल्फर का जो बनता है वो मॉलिक्यूल का शेप क्राउन शेप बनता है। इस तरह से 8 सल्फर एटम जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा लेकिन सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो द ओनली force of attraction between the molecules is temporary dipole and induced dipole forces, जिसकी वजह से easier less amount of energy is required to break these forces. अच्छा, अब फास्फोरस और सल्फर में डिफरेंस क्या है? सल्फर हैज अ स्लाइटली हायर मेल्टिंग पॉइंट देन फास्फोरस। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सल्फर के अंदर जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू फास्फोरस। क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इसको हम टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी कहते हैं, या फिर हम इसको वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। मार्किंग की में इसके और भी नाम आपको मिलेंगे, लंदन फोर्सेस भी मिल जाएगा आपको, आपको ये याद कर लो। अच्छा सल्फर, अच्छा ये टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और सरफेस एरिया ऑफ अ मॉलिक्यूल पे। तो सल्फर जो है उसमें 8 एटम्स हैं, और सल्फर के पास जो एटॉमिक नंबर यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑब्वियसली फास्फोरस से ज्यादा होते हैं, और ऊपर से सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा हैं। तो इसलिए सल्फर के अंदर टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर मोर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। That's why sulfur has a higher melting point than that of the phosphorus. और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सल्फर से कम होगा, और उसका रीजन वही है कि क्लोरीन जो है उसके पास भी टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, लेकिन क्लोरीन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना क्लोरीन मॉलिक्यूल में, तो फास्फोरस और सल्फर दोनों से कम है। आर्गन को हम मेल्टिंग पॉइंट में इंक्लूड करते हैं, और आर्गन का मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा अक्रॉस द पीरियड 3। उसका रीजन क्या है? आर्गन इज अ मोनोएटॉमिक गैस, so only intermolecular forces available between argon molecules is temporary dipole induced dipole forces। और वो सबसे वीकेस्ट इसलिए है क्योंकि आर्गन के पास सिर्फ Ar है ना, एक सिंगल मोनोएटॉमिक एटम है, तो इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है। फास्फोरस के अगर इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 15 into 2 15 into 4। सल्फर के पास 16 into 8, और क्लोरीन के पास 17 into 2। सबसे कम आर्गन के पास ही है क्योंकि वो मॉलिक्यूल नहीं है, मोनोएटॉमिक फॉर्म है, एक ही एटम है, तो उसके बाद 18 ही इलेक्ट्रॉन है। चाहिए तो ये ग्राफ बनाने की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और इनके रीजंस भी याद कर लेना, स्पेशली सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये जो आपके पास टेबल दिया हुआ है इसमें मेल्टिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट अगेन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपको क्या कहते हैं ऐसा याद नहीं करने। बस एक चीज मैंने बताई थी कि जो सोडियम है और फास्फोरस है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है वो 371 केल्विन आ रहा है। केल्विन में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया हुआ। ठीक है, डिग्री सेल्सियस बल्कि याद तो करने ही नहीं है ये। जैसे मैं सोडियम का बता रहा था 98 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में देखो तो एल्यूमिनियम का देखो स्लाइटली हायर है, 10 केल्विन मोर एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो वो स्ट्रेट लाइन लग तो रही है हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो थोड़ी सी इसमें फर्क है। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो टेबल है ना, आप बेशक इस हैंडआउट को बाद में पढ़ लेना, लेकिन इसमें जो मैं टेबल बता रहा हूँ ना वो टेबल नंबर लिख लो अपने पास, ताकि आपको पता हो कि बाद में कौन से टेबल निकाल के हम अच्छी तरह से पढ़ के याद करने। तो टेबल 5, एक तो ग्राफ हमारे पास ये वाला, इसका ग्राफ हैंडआउट में नंबर फिगर 5 लिखा हुआ है, प्रोडिसिटी वाले फिगर 5 और टेबल 5। अब टेबल 5 में जो बातें बताई है ना कि सोडियम में मेटालिक बॉन्डिंग है, मैग्नीशियम में मेटालिक है, एल्यूमिनियम में मेटालिक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, वो अक्सर पूछता है डिस्क्राइब बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। तो बॉन्डिंग में आप मेटालिक बॉन्डिंग बोलोगे, स्ट्रक्चर में जॉइंट मेटालिक, और फिर उसकी बेसिस पे मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, सिलिकॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, स्ट्रक्चर जो है वो जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मेटालिक लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, दिस इज जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। और जहाँ पे जॉइंट का वर्ड है मतलब वो हाई मेल्टिंग पॉइंट ही होगा उसका। फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब में कोवलेंट बॉन्डिंग है, और स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
आर्गन इज नॉट अ मॉलिक्यूल, बट उसको हम मॉलिक्यूल के तौर पे ही बोलते हैं कि मॉलिक्यूल है वो। लेकिन आप मॉलिक्यूल को बाय डेफिनेशन आप ये समझते हो कि वो दो एटम जब केमिकली बॉन्डेड हो सेम टाइप के, तो आर्गन को भी हम मॉलिक्यूल कहेंगे। और आर्गन का इनफैक्ट जब हम आइडियल गैसेस में आर्गन का यूज कर रहे होते हैं, PV=NRT लिखते हैं, तो एन की जगह पे जब मास रखते हो तो वो आर्गन का MR बोल रहा होता है, तो AR होता है वैसे टेक्निकली तो। लेकिन आर्गन जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनको हम मोनोटॉमिक गैस को भी मॉलिक्यूल कहते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर ही कहलाएगा। ठीक है भाई, आगे जो है हमारे पास इनके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज के ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। देखो आपने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज अक्रॉस द पीरियड और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एनी एटम। तो आपको ये दोनों ट्रेंड समझ आने चाहिए। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिवाइज करना है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक ही एटम की आयनाइजेशन एनर्जीज वन आफ्टर द अदर, तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम की बढ़ती है। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाओगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तीसरा निकालने जाओगे तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वंस द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं, so more energy is required to remove an electron. And whenever there is a change in shell, for example सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जब आप वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, now the other electrons to be removed is in the inner shell, so which experiences lesser shielding, hence more energy is required to remove that electron. तो जो big jump आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें आप एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसका ट्रेंड जो है वो इस तरह से बनता है ना, जैसे आपने सोडियम की पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बिग जंप आ जाएगा, उसका ग्राफ एक यूं बना हुआ था। और फिर सोडियम के अगर आप सेकंड शेल से जब तक 8 इलेक्ट्रॉन ही निकाल देते तो इंक्रीज तो होगा लेकिन वो बिग जंप नहीं आएगा। उसके बाद बिग जंप आएगा आपका थर्ड शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है। और ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड, वो क्या है कि आप सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, फिर एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सिलिकॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो इन सारे पीरियड 3 एलिमेंट की जब पहली पहली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करोगे तो अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जो जनरल ट्रेंड ये है अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज अक्रॉस द पीरियड 3 इंक्रीजेस। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज as atomic number increases across the period and number of shells stays same, so shielding effect stays same। मतलब न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड, लेकिन शील्डिंग जो है वो कांस्टेंट है, राइट? और शील्डिंग कांस्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड, सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस। लेकिन इसमें फिर हमें कुछ वेरिएशंस दिखती हैं कि एल्यूमिनियम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम, और सल्फर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ द फास्फोरस। तो इसका रीजन वो पूछता है, और इसका रीजन एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं वो 3p1 से निकालते हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन 3s2 से निकालना होता है। 3p1 is slightly at a high energy level and experiences greater shielding as compared to 3s2 of magnesium. So more energy is required to remove an electron from magnesium as compared to aluminium. इसी तरह फास्फोरस और सल्फर में जो रीजन बनता है, सल्फर की फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई थी 3p3 पे, सल्फर की होती है 3p4 पे। तो सल्फर के जो p सब शेल है उसमें जो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हो उसकी पेयरिंग हुई हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं स्पिन पेयर रिपल्जन। तो इन सल्फर देयर इज अ स्पिन पेयर रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द फर्स्ट ऑर्बिटल्स, so energy required to remove an electron is lesser as compared to फास्फोरस। तो फास्फोरस में सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। स्पिन पेयर रिपल्जन की टर्म्स में भी आंसर लिखते हैं, और एक आंसर की वेरिएशन ये भी होती है कि हम ये भी कह सकते हैं कि फास्फोरस हैज अ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक
configuration as compared to sulfur. तो half fill electronic configurations are more stable. But अब जो recently ये questions आ रहे हैं, तो जब मार्किंग की खोलते हैं इसकी, तो उसमें स्पिन पेयर रिपल्जन की टर्म्स में ज्यादातर आंसर लिखा होता है, तो बेटर वुड बी कि आप भी स्पिन पेयर रिपल्जन की टर्म्स में इसको याद रखो। सही है, कोई सवाल यहाँ तक किसी का? जनरल ट्रेंड का रीजन याद रखना है, और जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में डिप आया है उसका रीजन याद रखना है, और फास्फोरस और सल्फर में जो डिप आया है उसका रीजन याद रखना है। स्पिन पेयर रिपल्जन बस आपने ये लिखना है, स्पिन पेयर रिपल्जन, उसके आगे नहीं लिखना। वो वेस्पर की जो थ्योरी है ना वो अलग है, उसमें लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करता है। स्पिन पेयर रिपल्जन में हम दो इलेक्ट्रॉन देख रहे होते हैं विद इन दी ऑर्बिटल, जिसमें वो नहीं बात करते थे कि दोनों का अपोजिट स्पिन है, तो वो एक दूसरे को एक तो रिपेल भी करेंगे। अब जब ऑलरेडी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं तो निकालना आसान हो जाएगा ना थोड़ा, अगर तो पेयरिंग हुई भी है। अगर पेयरिंग नहीं हुई भी है तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वेस्पर अलग है, हम बात मिक्स कर रहे हो दो कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, आगे हमारे पास अब जो है ना इस चैप्टर का वो गंदा वाला काम है, मतलब रट्टे वाला ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे वाला काम है, और इसी में आप फंसते हो क्योंकि आपको चीजें याद नहीं हुई भी होती हैं। अच्छा, अब इसमें आपका वो क्वेश्चन कहता है कि आपने इक्वेशन डिस्क्राइब भी करनी है और इक्वेशन लिखनी भी है फॉर द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन, मतलब पीरियड 3 के जितने भी एलिमेंट है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो उनका जो कंपाउंड बनता है वो ऑक्साइड बनती है, तो उसका रिएक्शन आपने इक्वेशन भी लिखनी है। जैसे सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह सल्फर फास्फोरस और ऑक्सीजन का रिएक्शन P4O10 बनाता है, सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनती है, Si O2 फास्फोरस P4O10, और सल्फर जो है वो SO2 भी बनाता है और SO3 भी बनाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन तो नहीं मांगता लेकिन प्रॉपर्टी जरूर मांगता है। अब यहाँ से देखो कौन कौन सी इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। हाँ, एल्यूमिनियम का रीजन ये है कि एल्यूमिनियम एक्सपीरियंसेस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एल्यूमिनियम एक्सपीरियंसेस स्लाइटली ग्रेटर शील्डिंग एज कंपेयर टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, बिकॉज एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन इट इज इन 3p ऑर्बिटल। आप ये भी लिख सकते हो, साथ में ये भी लिख सकते हो कि 3 एल्यूमिनियम आउट इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड इन एल्यूमिनियम इज इन 3p व्हिच इज farther away from the nucleus as compared to 3s of magnesium। डिस्टेंस से भी तो फर्क पड़ता है ना, डिस्टेंस। तो दोनों टर्म्स में आंसर लिख सकते हो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है, आपने बस खोल के याद करना है उसको, लेकिन वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में था। अच्छा जी, अब यहाँ से देखो, आपको ये वाली इक्वेशन सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। इसमें सोडियम मेटल सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और सोडियम ऑक्साइड सॉलिड है। स्टेट सिंबल्स, बैलेंस्ड इक्वेशन, और साथ में क्या याद रखना है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे तो उनके फ्लेम कलर, जैसे सोडियम बर्न्स विद अ ब्राइट येलो फ्लेम, तो ये भी याद रखना है अनफॉर्चुनेटली आपको। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्सीजन P4O10, और सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। साथ में जिन जिन की ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है, जैसे एल्यूमिनियम मेटल जो है वो इजिली रिएक्ट नहीं करता, उसके सरफेस पे ऑक्साइड लेयर होती है जो कि नॉन पोरस होती है, तो हमें पहले उसको रिमूव करना पड़ता है, या फिर हम पाउडर्ड एल्यूमिनियम लेते हैं। ये हैंड आउट एक बार रीड आउट भी करना पूरा, सही है। इसी तरह फास्फोरस रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन, अ येलो और व्हाइट फ्लेम इज सीन। तो जिस जिनके फ्लेम कलर्स लिखे हुए उनके फ्लेम कलर्स भी याद रखने हैं। डिस्क्रिप्शन यही है, जो कहता है ना डिस्क्राइब करो, तो डिस्क्रिप्शन यही है। सल्फर पाउडर वंस इग्नाइटेड बर्न्स जेंटली विद अ ब्लू फ्लेम, अक्सर सल्फर का कलर पूछा हुआ होता है उसमें ब्लू फ्लेम। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक गैस है
वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वो भी याद कर लेना। Y2 फॉर फॉस्फोरस मतलब मैं क्या बात समझा नहीं। अच्छा, येलो और व्हाइट फ्लेम, देखो वो बहुत लाइट येलो होता है जब वो जल रहा होता है ना, तो येलो शेड आ रहा होता है, कभी कभार व्हाइट शेड आ रहा होता है। जब वो होता है ना बंसन बर्नर का फ्लेम, तो दो दो शेड दे रहा होता है। तो नीचे से वो व्हाइट कलर का होता है, तो ऊपर वाली जो टिप होती है वो येलो कलर की होती है, इसलिए आप येलो लिख दो या व्हाइट लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। अच्छा, आगे फिर सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये कांटेक्ट प्रोसेस है जो आपने वो लेवल में पढ़ा हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। इसके लिए वेनेडियम 5 ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब ये आ गया है यहाँ पे तो यहीं पे पढ़ लो, अदरवाइज ये नाइट्रोजन एंड सल्फर में अलग से डला हुआ है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। प्रेशर जो होता है वो अराउंड 2 एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन ये आगे भी है हेबर प्रोसेस और कॉन्टेक्ट प्रोसेस। फिर आ जाती है, अच्छा इनकी जो इसका जो टेबल है ना ऑक्साइड्स का, वो थोड़ा सा नीचे अटैच्ड है। मैं आपको टेबल नंबर बता देता हूँ कि कौन से टेबल में ऑक्साइड्स को समराइज किया हुआ है हमने। सारे टेबल जो है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, इफ इन ऑक्साइड्स के रिएक्शंस भी हमने साथ में देखे हैं ना, तो ऑक्साइड्स के साथ ये टेबल लिख लो, टेबल नंबर 7। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना वो अक्सर निकलवाता है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की +1, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की +2। अब फास्फोरस में फास्फोरस P4O10 में इसको फास्फोरस 5 ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। सल्फर SO2 और SO3 दो तरह की ऑक्साइड बनाते हैं ना, तो एक में +4 है और एक में +6 है। क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है Cl2O7, उसका रिएक्शन नहीं पढ़ना, लेकिन ऑक्साइड बनाता है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट वर्कआउट करनी आनी चाहिए रिडॉक्स में जो आप पढ़ते हो ना, तो वो तो आप लोग कर ही लोगे। और आर्गन तो रिएक्ट नहीं करता, तो उसके ऑक्साइड का कोई लेना देना नहीं है। दोनों के लिए जरूरी है पास। पेपर 3 के लिए तो जरूरी नहीं है, पेपर 2 और पेपर 1 के लिए। पेपर 3 में आप नहीं जला रहे हो इन ऑक्साइड्स को, अगर कोई जलाने वाली भी होती है तो उसमें तो ऑब्जर्वेशन लिखी भी होती है ना, आपके पास टेस्ट फॉर आइंस का टेबल अवेलेबल है। टेस्ट फॉर आइंस के टेबल में से भी कुछ चीजें देख के जानी है, वो मैं अभी बता दूंगा पेपर 2 के लिए। अच्छा, अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, इनका रिएक्शंस जो होते हैं, सोडियम ऑक्साइड, बीच में ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से आ गया है। ऑक्साइड और पीरियड 3 जो होती हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आने चाहिए, वो आप निकाल लोगे रिडॉक्स में से। ग्रुप 5 में ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता। ग्रुप 4, 5, 6, 7 का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते हैं। उनकी वैलेंसी होती है -3, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इज अ डिफरेंट थिंग, वो चेंज हो सकती है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के मेटल्स की चेंज नहीं होती है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स की भी चेंज होती है ना। इसी तरह आपके पास ग्रुप 5, 15, 16, 17 के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। देखो रिडॉक्स में हमने ये देखा था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहती है, जैसे ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, ग्रुप 3 के मेटल्स हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहती है, ऑक्सीजन की -2 रहती है। अदरवाइज बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, बना सकते हैं। आपको वर्कआउट करनी आनी चाहिए फॉर्मूला देख के कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और वो बहुत जरूरी चैप्टर है रेडॉक्स का, पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
अच्छा, सोडियम ऑक्साइड जो हमने बनाया था वो सॉलिड फॉर्म में वाटर में डालोगे डिसॉल्व हो जाएगा टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन। ये स्ट्रॉन्ग एल्केली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ वीक एल्कली, ठीक है। इनकम्प्लीटली आयनाइज होता है ये आगे। ये एक्वस आएगा इनके साथ स्टेट सिंबल, ऑक्साइड इनकी सॉलिड थी, वाटर लिक्विड था। अच्छा, अब ये ग्रुप सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये होती है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स की जो नेचर होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। बेसिक मतलब दे कैन रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड का भी सेम रिएक्शन होगा। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। सोडियम ऑक्साइड Na2 होता है, अगर हमने एसिड लिया हुआ HCl तो जो सॉल्ट बनेगा वो NaCl बनेगा और साथ में बनेगा वाटर। तो ये फॉर्मूला मेकिंग आपको आनी चाहिए और इक्वेशन बैलेंस करना आना आपको चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नॉन मेटल्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 14, 15, 16, 17 की, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। whenever hydrogen and oxygen is present in any compound they always have a charge of +1 for hydrogen and oxygen always have a charge of -2. however oxygen in certain compounds may have different oxidation state but वो गिनती के कंपाउंड है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पर, उसको ऑक्साइड आई नहीं कहते, फिर हम उसको कहते हैं पर ऑक्साइड आई, ठीक है। ऑक्सीजन की 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। एक तो पर ऑक्साइड आइन जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिलेगी, और दूसरी होती है सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 बन रही होती है। लेकिन हमें सुपर ऑक्साइड नहीं पढ़ना, कहीं पे नहीं आएगा ये। आपको पर ऑक्साइड तक मिल सकता है, लेकिन बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 रहेगी। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी चेंज होती रहती है। अच्छा, इसके बारे में कुछ जैसे आपका अक्सर क्वेश्चन आता है ना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो मैग्निया क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, एसिड को वो न्यूट्रलाइज कराता है। तो इंडाइजेशन रेमेडीज के लिए वो जो आपका सिट्रिक सोडा और वो इनो वगैरह होता है ना एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक में, तो इसलिए उसको यूज करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल है, सोडियम ऑक्साइड कंप्लीटली सॉल्युबल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पार्शियली सॉल्युबल है। एक चीज याद रखना कि जो ग्रुप 1 के मेटल कंपाउंड होते हैं ना, वो चाहे ऑक्साइड्स हो चाहे हाइड्रोक्साइड्स हो चाहे कार्बोनेट्स हो, दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी भी मैं रिकॉल करवा देता हूँ चैप्टर के एंड में, जरा याद दिला देना मुझे कि कौन कौन सी चीजें सॉल्युबल होती हैं कौन सी इनसॉल्युबल होती हैं। ग्रुप 2 में करेंगे बल्कि वो रिवाइज। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो नेचर है ना वो है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है? सब्सटेंस और स्पीशीज दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड अल्कली। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डालोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एसिड में डालोगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम एसिड में डालते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, इट प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर। देखो, ये वाली इक्वेशन अगर आप खुद बना सकते हो और बैलेंस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटर यही है कि आप इनको ना याद करके जाओ। जैसे अब फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये वाला रिएक्शन इक्वेशन आप बना सकते हो ना, AlCl3 बनेगा और वाटर बनेगा, और इसको बैलेंस भी कर सकते हो। तो अभी तक तो जो इक्वेशंस आ रही हैं वो आप इजिली क्या कहते हैं बना सकते हो, उसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसी आएगी जो आप नहीं बना सकते हो। बना तो सकते हो लेकिन बैलेंस करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वो बेटर होता है कि आप याद करके जाओ वो इक्वेशन। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं ना तो नॉर्मल सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जैसे आप बनाते थे ओ लेवल में। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एल्केली के साथ रिएक्ट करते हैं ना, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो फिर जो सॉल्ट बनता है ना उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है वो है सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये वाली इक्वेशन आप खुद से नहीं बना पाओगे, ये वाली इक्वेशन आपने ना रट्टा लगा के जानी है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे 3 मोल ऑफ वाटर भी आ रहा है और फिर NaAlOH4 आ रहा है। अब ये इक्वेशन मसला सारा यही है, इनऑर्गेनिक में जो मार्क्स लूज हो रहे होते हैं वो ऐसी इक्वेशन के लूज हो रहे होते हैं। कहता है इक्वेशन लिखो,
आप खुद से बनाने की कोशिश कर रहे होते हो और आप ये इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हो, तो या अगर आपने याद भी किए तो आप भूल जाते हो। तो यही वाली इक्वेशन है जिनको मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पास एक पेपर पे सारी लिख लो, और उसको अभी आपके पास जो 2 दिन बचे हैं उसमें दिन में 3-4 बार उस पेपर को एक नजर मारते जाओ, रिवाइज करते जाओ, रात में सोने से पहले देख लो, तो वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा खासा याद रह जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2Cl6 नहीं बनाता जेड, वो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो कि Al2Cl6 बनाता है, उसकी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बनाता है, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। सॉल्ट का नाम तो याद नहीं करना है, सॉल्ट का नाम होता है टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, या सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं इसको, बट स्टिल आपने क्या कहते हैं, ये पैरा एक बार पढ़ लेना, दैट वुड बी मोर देन इनफ। इक्वेशन याद होनी चाहिए बस। अच्छा, इसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो, देखो सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो एसिडिक इन नेचर है। अब एसिडिक है तो वो एल्कली के साथ रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, सिलिका या सैंड जिसको कहते हैं। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, sodium oxide, magnesium oxide, aluminum oxide, they are giant ionic lattice. Silicon dioxide is a giant covalent structure. तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एल्कली के साथ अगर एक्वस एल्कली में डालोगे सॉलिड सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, तो वो रिएक्ट करेगी टू फॉर्म सॉल्ट विच इज सोडियम सिलिकेट। ठीक है, Na2SiO3 और वाटर। यही रिएक्शन आपने उसमें ओ लेवल में ब्लास्ट फर्नेस में भी पढ़ा था ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जो मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करके बनता है। तो इसमें आपने बनाया था कैल्शियम सिलिकेट, जिसको आप स्लैग कहते हो, मोल्टेन स्लैग। अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोक्साइड है तो साथ में वाटर भी बन रहा है, तो अगेन ये इक्वेशन भी याद रखनी है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, इसके बाद इन सारी ऑक्साइड्स की जितनी भी बातें हैं ना, वो हमने समराइज की हुई हैं, और वो टेबल नंबर मैं बता देता हूँ। ये तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गई, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गई। इनमें से कौन सी जाइंट आयनिक है, कौन सी जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, वो भी सब मैं बता देता हूँ। लेकिन पहले सिलिकॉन के बाद फास्फोरस ऑक्साइड जो है P4O10, तो P4O10 जो है वो जब उसको वाटर में डालते हैं, देखो ये इक्वेशन अक्सर पूछता है। अब इसमें ना बच्चे बैलेंसिंग नहीं कर पाते। P4O10 को वाटर में डालोगे, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा H3PO4। ठीक है, इसको फॉस्फोरिक 5 एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है इसमें। अगर H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो +5 आती है, इसलिए इसको फॉस्फोरिक 5 ऑक्साइड भी कहते, फॉस्फोरिक 5 एसिड भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये इक्वेशन याद रखना, बैलेंस्ड इक्वेशन याद या तो प्रैक्टिस कर लो या याद रखो, तो क्योंकि अक्सर बच्चे बना देते हैं, बैलेंस नहीं हो पा रही होती। सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर की 2 ऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डालते हो तो H2SO3 बनता है, जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक 4 एसिड भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक 4 एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है।
और सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डालो तो सल्फ्यूरिक 6 एसिड बनता है, यस H2SO4 जिसको कहते हो। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सल्फर की इसमें +6 होती है, इससे उसको सल्फ्यूरिक 6 एसिड भी कहते हैं। अब ये एक इक्वेशन याद रखना। अब आपको वो देता है सल्फर डाइऑक्साइड और आप पानी में डिजोल्व करके H2SO4 बना देते हो, तो ये गलतियां होती हैं। SO2 दिया हुआ है तो एसिड जो बनेगा वो H2SO3 बनेगा, और अगर SO3 दिया हुआ है तो जो एसिड बनेगा वो H2SO4 बनेगा। अच्छा, अब ये जो ऑक्साइड्स हैं इनको ना जिस टेबल में समराइज किया हुआ है, इनकी जो नेचर है वो समराइज हुआ हुआ है टेबल 8। टेबल 8 में ये बताया हुआ है कि सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ये जो है SO2 लिखा हुआ है, जैसे SiO2। फिर फास्फोरस ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑल आर एसिडिक इन नेचर। क्लोरीन ऑक्साइड भी एसिडिक होती है, लेकिन क्लोरीन ऑक्साइड एज पर सिलेबस रिक्वायरमेंट हमें पढ़नी नहीं है, इसलिए इसके टेबल में नहीं डाली हुई है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये जो टेबल 9 है ना, इस टेबल 9 में ये जो चीजें लिखी हुई हैं, इसमें से एक तो ये चीज सही कर लेना, ये जो SO2 लिखा है ये SiO2 है। सोडियम ऑक्साइड हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि जाइंट आयनिक लैटिस है, लार्ज नेटवर्क ऑफ, जो हम आंसर लिखते थे ना बॉन्डिंग में, तो सोडियम ऑक्साइड इज अ जाइंट आयनिक लैटिस, देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ionic bonds, so huge amount of energy is required to break many strong electrostatic forces of attraction. Bonding of course आयनिक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन एक्वस मोल्टेन और एक्वस में करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास फ्री मूविंग आयंस नहीं होते सॉलिड स्टेट में, लेकिन मोल्टेन स्टेट में उनके पास फ्री मूविंग आयंस होते हैं। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आयनिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आयनिक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम आयनिक ही कंसिडर करेंगे, जाइंट आयनिक। ठीक है, ये जो डिग्री ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर है इसको इग्नोर कर देना, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा इनकी आपस में ऑक्साइड्स का अगर मेल्टिंग पॉइंट कंसिडर किया जाए तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होगा, और उसका रीजन ये होता है क्योंकि जो चार्जेस हैं दे आर हायर इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीजन -2 है, तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट लूं 3 2 6 बनेगा, मैग्नीशियम +2 -2 है तो ये 4 बनेगा, सोडियम +1 -2 है तो ये 1 बनेगा। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ चेक करने का, लेकिन रीजन क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज अ हायर charges, so stronger electrostatic forces of attraction, so more energy is required to break these forces. सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा हायर है, और हायर होने का रीजन क्या है? क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, और इसमें बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ना, तो डिसॉल्व तो होता नहीं है पानी में, तो एक्वस बनेगा नहीं। मोल्टेन स्टेट में भी उसके पास क्या कहते हैं आयंस नहीं होते, तो वो मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। फास्फोरस ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जो है वो सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स, ठीक है, बड़ा फर्क आ जाता है बीच में। तो इनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, और रीजन क्या है? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सो ओनली टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीस मॉलिक्यूल्स इज टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वीक है। आपको इसी में डाइपोल डाइपोल भी हो सकती हैं, तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का नाम ले लो, तो विच आर इजियर टू ब्रेक। लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जाइंट कोवेलेंट है, तो मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जाइंट आयनिक है, तो मैनी आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। मैं ये कह रहा था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर है फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर है फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चार्जेस जो है वो ज्यादा बड़े हैं ना, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीजन -2 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जो आयनिक बॉन्ड है चार्जेस की अपोजिट चार्जेस की वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ब्रेक होने के लिए, इससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। सही है। आगे बढ़े। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इन ऑक्साइड्स के बारे में, वो ये है कि इन ऑक्साइड्स को, जो वो ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल लोगे, लेकिन जब ये ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होती है ना, तो कौन सी डिसॉल्व होती है? सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्कली बनाती है, तो वो याद रखना। जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
वाटर में डिसॉल्व होके अब एसिडिक सोल्यूशन बन रहा है, अल्कलाइन बन रहा है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व ही नहीं होगी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिसॉल्व ही नहीं होगी। फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वो डिसॉल्व होके एसिडिक सोल्यूशन बना रही है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, तो वो सिर्फ आपका अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के दो रिएक्शन पढ़ने हैं, एसिड के साथ भी और अल्कली के साथ भी। स्पेशली सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उसका रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जब वो एज एसिड काम कर रहा है, तो वो रिएक्शन इक्वेशन आपको याद रखनी है। एल्यूमिनियम का +3 है, +6 नहीं है। एक एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ मैं, एक एल्यूमिनियम आयन की। तो ओवरऑल चार्ज तो ऑब्वियसली 0 है, लेकिन जब उनके बीच में बॉन्ड बना है, तो वो बॉन्ड क्यों बना हुआ है एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में? क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, आयनिक बॉन्ड चार्जेस की वजह से बना है। तो जब अगर आप उसको मेल्ट करना है, तो आप चार्जेस दोबारा से ब्रेक करोगे ना उसके। फेज और स्टेट हमारा एक ही मतलब है इस बात का। चलें आगे बढ़े। अच्छा, फिर इनके क्लोराइड्स की बात आ जाती है। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 होता है, सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4 होता है, फास्फोरस क्लोराइड PCl5, सल्फर क्लोराइड HCl2। क्लोराइड क्लोराइड तो कुछ भी नहीं होगा ना। बीच में ना सेंड आउट में दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेज आ गए थे गलती से, ये वो छोड़ दिए। अच्छा, इनकी जितनी भी क्लोराइड्स होती हैं वो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, सिवाय एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। मतलब सोडियम मैग्नीशियम आयनिक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो डेटिव बॉन्डिंग है, वो आपको पता है। सिलिकॉन क्लोराइड कोवेलेंट है, PCl5 सिंपल कोवेलेंट है, HCl2 भी सिंपल मॉलिक्यूलर है। अब इनकी जो ये ना, ये भी टेबल में समराइज किया हुआ है, जैसे ऑक्साइड्स का किया हुआ है ना। तो ये टेबल 12 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल 12 में NaCl आयनिक है, MgCl2 आयनिक है, Al2Cl6 कोवेलेंट है, SiCl4 कोवेलेंट, PCl5 कोवेलेंट और HCl2 कोवेलेंट। नॉन मेटल्स में कोवेलेंट होती है, मेटल और नॉन मेटल में आयनिक होती है। NaCl जॉइंट आयनिक है, MgCl2 जॉइंट आयनिक है, Al2Cl6 सिंपल मॉलिक्यूलर है, डेटिव बॉन्ड जो बनता है। SiCl4 सिंपल मॉलिक्यूलर है, PCl5 सिंपल मॉलिक्यूलर है, HCl2 सिंपल मॉलिक्यूलर है। देखो, सिंपल अक्सर वो क्वेश्चन देता है कि हमारे पास एक क्लोराइड है, जब उसको पानी में डाला तो कैसे डालने पे हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो क्लोराइड है वो हाइड्रोलाइज्ड हो गई है बाय वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड हो गया है। एसिडिक सोल्यूशन ये इंडिकेशन देता है कि क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो गई है। इट मींस दैट हैज टू बी एन सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये हाइड्रोलिसिस Al2Cl6 के साथ भी होती है, SiCl4 के साथ, PCl5 के साथ, HCl2 के साथ। ये बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रिसेंट ईयर्स में। और आपको ये जो पीएच की वैल्यूज दिखी हुई है ना टेबल के नीचे, NaCl को पानी में डालोगे तो सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, डिसॉल्व हो जाएगा, नमक जो होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना वो स्लाइटली एसिडिक पीएच देता है, ये वैल्यू भी याद रखनी है इसकी। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये pH 3 दे रहा है, तो दिस प्रूव्स दैट इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर क्लोराइड, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि इसकी वाटर में डलने पे हाइड्रोलिसिस हो गई है, और हाइड्रोलिसिस में ऐसा क्या हो रहा है कि पीएच हमें जो है वो एसिडिक मिल रहा है। वो अभी हम देखते हैं इक्वेशन के साथ। SiCl4 में भी पीएच एसिडिक मिलेगा, PCl5 में भी और HCl2 में भी।
तो ये पीएच की वैल्यूज याद रखनी है। देखो NaCl के साथ 7, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ भी 7 आना चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में स्लाइट हाइड्रोलिसिस हो जाती है, हमें इक्वेशन वाइज याद नहीं रखना उसको, बस पीएच याद रखना हम। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड को इस बेसिस पे सिंपल मॉलिक्यूलर नहीं कहेंगे, वो जाइंट आयोनिक ही होता है, स्लाइट हाइड्रोलिसिस इग्नोर करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड सिंपल मॉलिक्यूलर है क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो गई है उसकी वाटर में डालने पे और सोल्यूशन एसिडिक बना है, उसका पीएच 3 है, वो पीएच की वैल्यू याद रखना। SiCl4 पानी में डालने पे हाइड्रोलिसिस हो जाती है SiCl4 की और पीएच 2 आता है, इसी तरह BCl5 का भी और HCl2 का भी। अब हाइड्रोलिसिस होने के बाद इनका जो रिजल्ट होता है, रिएक्शन इक्वेशन है, वो अभी मैं दिखा देता हूँ। सही है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 12। और इसके साथ की जो इक्वेशंस है ना, जैसे NaCl को आपने अगर वाटर में डाला है तो NaCl जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली डिसॉल्व होगा और NaCl Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन अलग अलग बन जाएगा। आवाज आ रही है? कहीं गड़बड़ लग रही है। स्क्रीन स्टक हुई हुई है, कुछ हुआ हुआ है आई थिंक। तुम्हारे पास स्क्रीन NaCl दिख रहा है सामने लिखा हुआ रिएक्शन इक्वेशन में? हाँ ठीक है। तो NaCl को आप पानी में डालोगे तो इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। पीएच क्या होगा इसका? 7। MgCl2 को अगर आप पानी में डालोगे ना तो उसकी इक्वेशन भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। सही है, उसका पीएच जो होता है वो 6.5 होगा। लेकिन ये क्यों 6.5 हो रहा है, इसमें एसिड तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे, इसलिए इसकी इक्वेशन गिवन भी नहीं है। हाँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 ऑनवर्ड जो इक्वेशंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप Al2Cl6 को पानी में डालोगे ना, तो ये जो डायमर वाली कहानी है ये हमें पता है, वंस वी ऐड वाटर द डायमर्स आर ब्रोकन डाउन एंड एल्यूमिनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस एंटर द सॉल्यूशन, each relatively small and highly charged. Aluminum ion is hydrated and causes a water molecule to bond to it, lose an H positive ion, thus turns the solution acidic. इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। देखो Al2Cl6 को जब आपने पानी में डाला है तो इसमें निकलता है एल्यूमिनियम आयन। अब एल्यूमिनियम आयन जो निकलते हैं ना वो बेसिकली करते क्या है कि वो जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना उसको अपने साथ अप लगा के, एक वैसे तो वो अपने साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल लगाता है, लेकिन एक वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ के लगाते हैं अपने साथ OH- का आयन बना के, और उसका जो H पॉजिटिव आयन है वो सोल्यूशन में बाहर आ जाता है, इसलिए सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाता है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, लेकिन ये इक्वेशन Al2Cl6 की फॉर्म में याद नहीं रखनी है, आपने बस ये याद रखना है कि Al2Cl6 को जब पानी में डालते हैं तो वाटर में डालने पे पहले तो एल्यूमिनियम आयन निकलेगा इसमें से और क्लोराइड आयन निकलेंगे। अब ये जो एल्यूमिनियम आयन है ना, Al3 पॉजिटिव आयन, ये करते क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। एल्यूमिनियम आयन जो है ना वो उसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आके ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, और इस पे ओवरऑल चार्ज जो आ जाता है ना 3 पॉजिटिव आता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल पर तो चार्ज होता नहीं है, जो चार्ज होता है वो एल्यूमिनियम पे ही होता है। तो ये जो चीज बनती है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में रह नहीं पाता, ये करता क्या है, ये होता तो एक्वस फॉर्म में ही है, लेकिन ये वाटर के एक मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, मतलब 6 में से 5 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ रह जाएंगे और एक टूट के हाइड्रोक्साइड आयन इसके साथ रह जाएगा। अब जो ओवरऑल चार्ज होगा, एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव है, वाटर का 0 है और हाइड्रोक्साइड आयन का -1 है, तो ओवरऑल चार्ज इस पे बन जाएगा +2, और ये भी एक्वस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में ही है। और साथ में जो वाटर का मॉलिक्यूल टूटा है उसका H पॉजिटिव आयन बाहर निकल के एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। अब ऊपर देखो क्लोराइड भी तो निकला था ना Al2Cl6 में, तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिलके HCl बना देते हैं, तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन कौन से रिएक्शन की है? व्हाट हैपेंस व्हेन Al2Cl6 इज एडेड टू वाटर, या रिएक्शन ऑफ Al2Cl6 विद वाटर, तो आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी याद रखना, अब अगर आप एग्जाम में अपनी मर्जी से बनाने बैठोगे तो वो गलत बनती है। सही है, समझ आई बात? सर इसमें इसी तरह जी, सर इसमें 6 Cl हैं तो हाइड्रोजन 1 निकला है, तो ये बैलेंस कैसे होगी?
नहीं, देखो आपके पास अभी हमने तो ये इक्वेशन अलग से बनाई हुई है ना, अगर आप जब उसको देखोगे तो इसमें एल्यूमिनियम भी दो हैं, समझ आ रही है बात। Al2Cl6, सॉरी Al2Cl6 है, मैंने 2 लिख दिया था ऊपर, Al2Cl6 है। तो जब आप बैलेंसिंग करने जाओगे तो एल्यूमिनियम के ज्यादा मोल लग जाएंगे, समझ आई बात। आजमीर, एनीवेज ये याद रखनी है आपने इक्वेशन, रट्टा मारना है इन शॉर्ट, समझ आए ना आए रट्टा होना चाहिए इसका, और कोई हल नहीं है। अच्छा, सिलिकॉन क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, दे आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर रिलीजिंग वाइट फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसमें जो HCl बनेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स गैस बनेगा, तो उसके वाइट फ्यूम्स दिखेंगे। अब SiCl4 को जब आप पानी में डालोगे तो ये SiO2 बनेगा, ये एक O एक्स्ट्रा लिखा हुआ है सॉलिड फॉर्म में, और HCl बनेगा। भाई बैलेंस इक्वेशन याद रखना, रिएक्शन ऑफ SiCl4 और वाटर का, 2 मोल ऑफ वाटर 4 मोल ऑफ HCl। अब ये इक्वेशन बनाने बैठोगे तो आपको फॉर्मूला मेकिंग से तो नहीं बनेगी ये इक्वेशन, जैसे आप एसिड और बेस के रिएक्शन की बनाते हो, तो ये याद करनी पड़ेगी और कोई हल नहीं है। अगर आप मार्किंग की में देखोगे तो 3 से 4 तरह से वेरिएशन दी हुई होती हैं इसी इक्वेशन को बनाने की। एल्यूमिनियम वाली भी इक्वेशन 2 से 3 तरह से बनी हुई होती है, तो आपको जो आसान लग रही है याद करने में आप वो याद कर लो, ठीक है। इसी तरह PCl5 के साथ जब वाटर में डालोगे तो फास्फोरिक एसिड बनेगा H3PO4 और साथ में 5 मोल ऑफ HCl। अब देखो ये याद करने पड़ेंगे, अगर तुम कहते हो कि मैं ये इक्वेशन के बस रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद कर लूंगा बैलेंसिंग कर लूंगा, तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि बैलेंसिंग भी याद करके जाओ, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज आती है। ऑब्जर्वेशन भी पूछ लेता है भाई, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड के दिखेंगे, या ऑफ वाइट PPT भी लिखता है उसको, और HCl गैस के व्हाइट फ्यूम्स दिखेंगे। PCl5 को पानी में डालोगे तो PCl5 डिसॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर, और हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, अंडरगोस फास्फोरस 5 क्लोराइड अंडरगोस हाइड्रोलिसिस व्हेन एडेड टू वाटर। और हाइड्रोलिसिस एसिड बनने का मतलब यह है कि हाइड्रोलिसिस हुई है, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन बना है, और हाइड्रोलिसिस हुई है इसका मतलब ये है कि जो क्लोराइड है वो क्या है, सिंपल मॉलिक्यूलर है। ये आपने अभी जितने भी रिसेंट ईयर्स करे हैं इसमें ये क्वेश्चन बार बार देखा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ द क्लोराइड, तो उसमें रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ होता है कि एसिडिक सोल्यूशन बना है। तो एसिडिक सोल्यूशन को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, as hydrolysis of chloride is done, due to which it explains that it is simple molecular structure with covalent bonding। दो तरीकों से पूछता है ये क्वेश्चन, कि इसका एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसमें आप कहते हो कि सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम कह रहे हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट है। और क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन बना है तो इसका मतलब है कि इस ये एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस हुई है। देखो समराइज कर देता हूँ, वो स्ट्रक्चर पूछता है कि पहले पूछता है कि बताओ लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट आप एक्सप्लेन करते हो ड्यू टू द सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर पूछता है कि बताओ इसमें बॉन्डिंग कौन सी है, तो बॉन्डिंग कोवेलेंट है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह से कंफर्म कर रहे हो कि वाकई में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हुई है। और हाइड्रोलिसिस कैसे कंफर्म कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस हुई है क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन बना है, तो जब भी क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो एसिडिक सोल्यूशन बनता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सोल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड, so it shows that it has a covalent bonding, and low melting point shows that it must have a simple molecular structure। क्लियर है बात यहाँ तक, आगे बढ़े। एक सवाल। तो ये था हमारे पास क्लोराइड्स की कहानी जी, पूछो। मैं पूछा था मैग्नीशियम और सोडियम जो है वो सीधे सीधे रिएक्ट करते, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की नहीं बनाते जब वाटर से रिएक्ट करते। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करके, पानी के साथ। मैग्नीशियम पानी के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हम सोडियम पॉजिटिव और सॉरी क्लोराइड जो होते हैं इनके। नहीं, क्लोराइड पानी के साथ ये तो डिसॉल्व होता है ना, ये
ऑलरेडी आपका आयनाइज हो जाता है, पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाता है, इसमें नहीं एक्वस लेकिन फॉर्म में आ जाते हैं सोडियम सॉलिड से। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन HCl क्यों नहीं बना देता? अच्छा, जैसे कि नॉन मेटल बना रहे हैं वैसे क्यों नहीं बना रहा है, ये पूछ रहे हो? जी जैसे PCl5 कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा? इसमें आयनिक बॉन्डिंग है ना, कोवलेंट नहीं है। सर, तो एल्यूमिनियम वाले में भी तो है। एल्यूमिनियम में कोवलेंट बॉन्डिंग है, Al2Cl6 सर डाइमर कोवलेंट डाइनेटिव AlCl3 बॉन्डिंग की है। बात कर। AlCl3 की बात ही नहीं हुई, Al2Cl6 की बात हुई है। AlCl3 रहता ही नहीं है, वो Al2Cl6 बना लेता सही से। है। ठीक है, इसका जो डिटेल रीजन है ना, वो मैं बताना नहीं चाह रहा तुम्हें अभी, क्योंकि वो अब बात बहुत आगे निकल जाएगी, है नहीं असल में। पहले ये होता था कि हम लोग एटलीस्ट हाइड्रेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन और इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते थे। ठीक है, अब ये हुआ है कि ये इसने 2022 से सिलेबस से उसकी डेफिनेशन भी निकाल दी है, वो A2 में डाली हुई है सिर्फ। तो जब तक ये हाइड्रेशन और सोल्यूशन नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी कि NaCl क्यों सिर्फ आयनाइज हो रहा है, MgCl2 सिर्फ क्यों आयनाइज हो रहा है, और ये जो कोवलेंट वाले हैं ये हाइड्रोलाइज क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं रीजन बता ही नहीं रहा तुम्हें, ये तुम्हें याद रखना है। सही है, वो A2 का जो पहला चैप्टर है उसी में आ जाते हैं ये रीजन, लेकिन AS में नहीं है। और इंथैल्पी एनर्जेटिक्स के चैप्टर से उन्होंने ऑटोमाइजेशन, हाइड्रेशन, सोल्यूशन इन डेफिनेशन क्योंकि रिमूव की हुई है, वो हमने वैसे पढ़ी थी, क्योंकि वो इसलिए पढ़ी थी कि अभी फिलहाल फायदा नहीं है डिस्कस करने का। है ये आजमी, आगे बढ़े। अच्छा, हम आज क्या क्या क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा तुम्हें, मुझे समझ नहीं आया। पास पेपर में सिलिकॉन, ऑक्सीजन और क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन दिखाया था। सिलिकॉन डाइऑ देखो, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन तो ग्रुप 17 में है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, और इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने अभी देखा है ऊपर, सोडियम सिलिकेट वाला। सही है, हमारी क्लियर होगी बात तुम्हारी? नहीं अभी तो नीचे करना पड़ेगा ज्यादा।
अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास है ग्रुप 2। चले ना आगे, सवाल तो नहीं है किसी का? देखो ग्रुप 2 में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है वो 2s पे खत्म होती है, 3s पे खत्म होती है, मतलब s2 सब शेल पे खत्म होती है। देखो पूरे प्रोडक्ट टेबल में जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, जहाँ जहाँ 3d और 4s आता है, 4s फिल तो पहले होता है लेकिन उसको लिखते बाद में, ऐसा सिर्फ डी ब्लॉक में नहीं होता, पूरे प्रोडक्ट टेबल में होता है। अभी रिसेंटली उसने स्ट्रॉन्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए गई थी, तो सबने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो वो 4s2 3d10 नहीं लिखते, 3d10 पहले लिखेंगे, 4s2 बाद में लिखेंगे। तो ऐसा सिर्फ डी ब्लॉक में नहीं करते, बल्कि हम पूरे प्रोडक्ट टेबल में जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं सब में करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो स्ट्रॉन्शियम तक आ चुकी हुई है, मतलब 5s तक आपको ऑर्डर याद रखना है हर हाल में। और अगर इनकेस ऑर्डर भूल जाओ तो वो एक रूल बताया था ना, ऑफ रूल, जिसमें 1s 2s 2p इस तरह से लिखते हैं, फिर 3s 3p 3d और 4s 4p 4d 4f फिर 5s फिर 5p 5d 5f और इस तरह से फिर 6s 6p, और इसको फिर क्रॉस कर करके देख लेते हैं। आई होप वो याद होगा। प्रोडिसिटी खत्म हो गया, ग्रुप 17 अभी पढ़ना है, ग्रुप 2 पे आए अभी, ग्रुप 2 के बाद है ग्रुप 17। अच्छा, ग्रुप 2 में हमारे पास डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं इनका जो चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो फिक्स रहता है, दैट इज +2। रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, किसी भी मेटालिक ग्रुप की अगर बात करो तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है सॉरी इंक्रीज होती है। और इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ड्यू टू विच नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एक्सपीरियंसेस ग्रेटर शील्डिंग, सो इट इज इजियर फॉर देम टू गेट लूज फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो इजिली लूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं कि ग्रुप 2 में मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो बेरियम नीचे है, वो मोस्ट एक्टिव मेटल है ग्रुप 2 का एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। वैसे तो बेरिलियम भी होता है ग्रुप 2 में, लेकिन बेरिलियम को हम इसलिए ट्रेंड में इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि उसमें नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है। बेरिलियम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है BeCl2 के साथ। इसी तरह बोरॉन जो है वो ग्रुप 13 का Bf3। एल्यूमिनियम भी जो है वो कोवलेंट वाली हरकतें ही कर रहा है ना, तो मेटल वाली हरकतें कम हो जाती हैं बेरिलियम और बोरॉन में। और एल्यूमिनियम में मेटल कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक भी है। उसका सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो Al2Cl6 है, जो कि उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है क्लोराइड के साथ। बहरहाल इसलिए हम ग्रुप 2 में बेरिलियम को डिस्कस नहीं करते, मैग्नीशियम से ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं। ग्रुप 2 के मेटल्स को वाटर में डालो, जो रिएक्टिव होते हैं तो वाटर के साथ सॉलिड स्टेट में ग्रुप 2 का मेटल वाटर में डाला है, तो अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बनेगा। इसी तरह अगर मैं इसको, मैग्नीशियम जो है ना वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना कैल्शियम रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम को अगर मैं चाह रहा हूँ कि इजिली रिएक्ट हो जाए वाटर के साथ, तो वाटर को हीट करके स्टीम बनाना होता है। और स्टीम में जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी तो वो ज़ाहिर है सॉलिड फॉर्म में बनेगी, क्योंकि वाटर तो है नहीं जिसमें डिजोल्व हो वो। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है वो ज्यादा डिजोल्व भी नहीं हो रही होती। कैल्शियम ऑक्साइड जो बनती है वो थोड़ी पानी में डिजोल्व हो जाती है। कैल्शियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, उसके लिए स्टीम बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टीम के साथ कैल्शियम को रिएक्ट कराऊंगा तो वो रिएक्शन पे फास्ट होगा, क्योंकि कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, डाउन द ग्रुप है। तो मैग्नीशियम के साथ वाटर का स्लो रिएक्शन है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। मतलब मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएं या वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, दोनों के साथ रिएक्ट तो हो जाएगा, लेकिन वाटर के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एक्वस फॉर्म में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है ना वो बहुत स्लाइटली सॉल्युबल, या उसको हम इनसॉल्युबल ही मानते हैं, तो सॉलिड लिखते हैं उसको, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो देख लेना वाटर गैस लिखा हुआ है या लिक्विड लिखा हुआ है। अगर गैस लिखा हुआ है तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि वाटर होगा तो ही तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर डिजोल्व होगा ना पानी में। स्टीम के साथ जो है वो मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम रैपिडली, प्रोड्यूसेस वाइट ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो डाउन द ग्रुप होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ भी रैपिडली रिएक्ट कर जाता है, स्ट्रोंशियम भी बेरियम भी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड।
बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा अल्कलाइन होता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है पानी में, एक्वस फॉर्म में ज्यादा आएगा। स्टीम के साथ तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है उनका। इसी तरह हमने ना इनका ट्रेंड याद रखना है। ग्रुप 2 की मेटल ऑक्साइड्स की बात तो हो गई ना। अच्छा हाँ, मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो आपकी क्या कहते हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं ग्रुप 2 की, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और ग्रुप 2 के जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और जो ग्रुप 2 के मेटल कार्बोनेट होते हैं वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। देखो एक चीज आपको ना एक सिलेबस में लिखा हुआ है कि सिर्फ आपने ट्रेंड याद रखना है। अच्छा देखो अभी हमने पीरियड 3 में सोडियम को देखा था, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो येलो फ्लेम बनता है। कैल्शियम भी बर्न होता है ऑक्सीजन में तो उसका रेड फ्लेम बनता है, ये याद रखना। और व्हाइट सॉलिड बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड का। स्ट्रोंशियम भी बर्न होता है, वो क्रिम्सन कलर का फ्लेम बनाता है। और बेरियम जो है वो ग्रीन कलर का फ्लेम बनाता है। ठीक है। और मैग्नीशियम बर्न होता है तो मैग्नीशियम का तो हमने पहले भी व्हाइट फ्लेम देख लिया था ना, सोडियम का येलो था, मैग्नीशियम का व्हाइट था, तो ये भी याद रखना। और साथ में जो उनकी मेटल ऑक्साइड बनेंगी वो सारी व्हाइट कलर की होंगी क्योंकि ग्रुप 2 सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड या ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड कलर्ड होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन और एसिड के साथ रिएक्शन। और एसिड में भी स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन इक्वेशन आपको आनी चाहिए। मतलब मैग्नीशियम का मेटल है, इसका वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, उसके साथ रिएक्शन, इसमें वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है सॉलिड और साथ में हाइड्रोजन गैस, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको बनानी है। इसी तरह मैग्नीशियम सॉलिड का एक्वस के साथ रिएक्शन लिक्विड, इसमें स्लो रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी तरह मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, HCl के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये तो ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो ना, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा इसमें। मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन याद रखना। इसी तरह इनका आपका क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो इनकी होती हैं, जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो स्लाइटली वाटर सॉल्युबल होती है, बहुत कम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, या तो इसको इनसॉल्युबल ही मान लो। लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है वो थोड़ा सा ज्यादा वाटर सॉल्युबल होती है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। ठीक है, एक्वस फॉर्म में, एक्वस भी लिख सकते हैं इसको, सॉलिड भी लिख सकते हैं। अच्छा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो सॉलिड ही होता है, वो हम कहते हैं कि इनसॉल्युबल ही है। लेकिन स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की बात करें तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, और इसको एक्वस लिखते हैं, मतलब डिजोल्व हुई हुई है पानी में। इसी तरह बेरियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होके ये तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनती है एक्वस फॉर्म में। इसी तरह मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन एसिड के साथ वही जो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है उसको अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, वाटर। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। सही है। अच्छा दूसरा, इनका सॉल्युबिलिटी ट्रेंड याद रखना है आपको। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, उसके नीचे आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल जो होगी वो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगी, और वो मेटल हाइड्रोक्साइड जो ज्यादा सॉल्युबल होती है, मतलब ज्यादा आयनाइज हो रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग एल्केली बनाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो लेस सॉल्युबल है तो वो वीक एल्केली बनाएगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो स्ट्रॉन्गर एल्केली बनता जाएगा। इसी तरह इनकी सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड याद रखना चाहिए, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों है,
वाई solubility of group 2 metal hydroxide increases down the group, वो explanation हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, तो solubility of group 2 metal सल्फेट जो होती है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। मतलब अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट को कंपेयर कराऊंगा, रिलेटिवली बेरियम सल्फेट को हम कहेंगे सॉलिड है, जिसके वेल नोन वाइट पीपीटी भी बनते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो आपका स्लाइटली सॉल्युबल होता है। अब ये सॉल्युबिलिटी चीज वाली जो चीजें है ना, आप उसमें भी देख रहे हो तो कहाँ पे आपका जो पेपर 3 प्रैक्टिकल है उसमें भी आपके पास एक टेबल गिवन होता है ना, जिसमें आपके पीपीटी बन रहे होते हैं, वाइट पीपीटी। टेस्ट फॉर आइंस की बात कर रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ एक मिनट। ये वाला जो टेबल है ये आपको प्रैक्टिकल के पेपर में मिलता है। इसमें आपने बहुत सारे आयन देखे। अब हाइड्रोक्साइड की बात करें तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मानते हैं इनसॉल्युबल, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम सॉल्युबल मानते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो आप किसमें, मैग्नीशियम आइन में, Mg2 किसी सॉल्यूशन में अगर Mg2 पॉजिटिव आइन है तो व्हाइट पीपीटी बनता है इनसॉल्युबल इन एक्सेस। इसी तरह ग्रुप 2 का बेरियम आइन है, ये पहले तो व्हाइट पीपीटी बनाएगा लेकिन इट इज ऑब्जर्व्ड अनलेस वेरी कंसंट्रेशन इज वेरी लो। फाइंड व्हाइट पीपीटी क्यों बन रहा है, क्योंकि फेंट व्हाइट पीपीटी इससे बन रहा है क्योंकि ज्यादातर पार्ट उसका सॉल्युबल होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड का। सही है। तो यहाँ से भी ना ये एक बार टेबल पढ़ के जाना, जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ने बैठो तो ये टेबल भी जरा पढ़ना, क्योंकि ये जो कैल्शियम आइन है, अब हाइड्रोक्साइड डालोगे तो व्हाइट पीपीटी बन रहा है लेकिन सॉल्युबिलिटी इसकी कम है। देखो डाउन द ग्रुप अगर हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास इनसॉल्युबल कहलाती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और ज्यादा सॉल्युबल है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड और ज्यादा सॉल्युबल है। सल्फेट्स की बात करेंगे तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। मतलब मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल आएगा, नीचे जाओगे बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल आएगा। नहीं जी, ये पेपर 3 में मिलेगा, या आपको पेपर 2 में नहीं मिलेगा। सही है। चलो, तो एक बार इसको इनऑर्गेनिक पेपर 2 के लिए एक बार पढ़ लेना, इनऑर्गेनिक के साथ याद करने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स आइडिया हो जाए। तो डिस्कस करने की कोशिश की थी। हमारे पास ट्रेंड है इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स का और मेटल नाइट्रेट्स का। देखो जो मेटल कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि डाउन द ग्रुप अगर हम इनके मेटल कार्बोनेट्स को देखें, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है, बेरियम कार्बोनेट है, तो इसमें से जो मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट है वो बेरियम कार्बोनेट है। मोस्ट स्टेबल बेरियम मेटल कार्बोनेट होने का मतलब ये डिकम्पोज होगी हाईएस्ट टेम्परेचर पे, और लीस्ट स्टेबल जो बहुत कम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगी वो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, लोवेस्ट टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, और यही ट्रेंड एग्जैक्ट नाइट्रेट्स का भी है। मैग्नीशियम नाइट्रेट लीस्ट स्टेबल है और बेरियम नाइट्रेट जो है वो मोस्ट स्टेबल है। मतलब आपका डाउन द ग्रुप 2 थर्मल स्टेबिलिटीज ज्यादा स्टेबल है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे वाली, तो थर्मल स्टेबिलिटीज डाउन द ग्रुप 2 ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल नाइट्रेट इंक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इनकी। रीजन नहीं है, इक्वेशंस आनी चाहिए बनाना। अगर मैं मेटल कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ तो ये डिकम्पोज होके मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और अगर मेटल नाइट्रेट की बात कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज होके मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। इसको बैलेंस हम ऐसे करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हाफ लगा दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ 2 लगा दो। देखो माइंड मैप
तो आप खुद बनाओ इसका, क्योंकि इतना कोई बड़ा तो नहीं है ये, लेकिन समरी आप तो बना लो तो अच्छा है, अब कल तक वेट कर लो, मैं बना देता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन इसके कुछ ऐसे आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन अपने आप में पूरे पूरे माइंड मैप्स हैं। अगर आपने पेपर 2 के क्वेश्चन देखे हैं इसके, तो ये जो साइकिल चलता है ना पेपर्स का, वैसे चलता है। पहले वो ग्रुप 2 का क्वेश्चन दे देता है, कभी ग्रुप 17 का, कभी पूरा प्रोडिसिटी का। तो ग्रुप 2 का क्वेश्चन आई थिंक लास्ट वाली सीरीज में नहीं था, तो ग्रुप 2 का क्वेश्चन आ सकता है। क्रीम पीपीटी, ऑफ वाइट पीपीटी एक ही मतलब है, क्रीम लिखो या ऑफ वाइट लिखो, वाइट वो पता लग जाता है, वाइट और क्रीम। प्रैक्टिकल तो यार ऐसे ही होता है, बस कुछ पता लग जाता है, कुछ नहीं लगता हो तो बस निकाल दो। कभी कभार रीजन से भी फर्क पड़ता है, कि किसी सेंटर में रीजन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्वालिटी वाइज डिफरेंट होते हैं, मिलावट हुई भी हो। कभी कभार ऐसा भी होता है जब आप क्या मसला नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट के जो कंपाउंड्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम कहते हैं। ठीक है, ये सीमेंट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी और सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। ये थोड़े से यूजेस वगैरह देख लेना इसके। और रिफ्रैक्टिव मटेरियल यूज होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इंसुलेशन मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं इन फर्नेसेस। चलिए ग्रुप 17 पे। अच्छा, ग्रुप 17 में भी बहुत सारी चीजें हैं याद करने वाली। पहली बात तो ग्रुप 17 हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी स्टेट